हेलो दोस्तों। लास्ट क्लास में अपन लोगों का टॉपिक चल रहा था मार्केट। लास्ट क्लास में अपन लोगों का टॉपिक चल रहा था मार्केट, और मार्केट में हम लोगों ने क्या सल्टा दिया था। हम लोगों ने परफेक्ट कंपटीशन खत्म कर दिया था, मोनोपोली खत्म खत्म कर दिया था, और हमारा क्या खत्म हो गया था, मोनोपोली खत्म हो गया था, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गया था। और परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली की अगर बात करें तो हम लोगों ने परफेक्ट कंपटीशन में देखा गया था कि एक ऐसा मार्केट जहां पे होमोजीनियस गुड्स होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ बायर और लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं, प्राइस सेम रहती है। लेकिन एक ऐसा मार्केट जहां पे सिंगल सेलर होता है और लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं और प्राइस सिंगल सेम नहीं होती, और यहाँ पे वही प्राइस टेकर है वही प्राइस मेकर है, तो ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं मोनोपोली। लेकिन दोस्तों एक नया मार्केट और लेके आया हूं मैं आपके सामने, जिसका नाम है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। दोस्तों मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक ऐसा मार्केट होता है, वापस बोल रहा हूं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक ऐसा मार्केट होता है, 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 मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक ऐसा मार्केट होता है जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर और लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ बायर और लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर और लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं। लेकिन दोस्तों जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, लार्ज नंबर ऑफ बायर और लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं, लेकिन यहाँ पे होमोजीनियस गुड्स नहीं होके यहाँ पे हेट्रोजीनियस गुड्स होती है। यहाँ पे होमोजीनियस गुड्स नहीं होके हेट्रोजीनियस गुड्स होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे शैम्पू, क्या आप कोलगेट, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? सुपर बबुल की तो दिन तुम्हारा, मतलब ये क्या आपके मसूड़ों में आपके क्या बोलते हैं, मसूड़ों में सूजन, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? क्या आप क्लोजअप करते हैं? क्या दिन भर ताजगी का एहसास, कोको कोला, ये वो। अब सुनो मेरी बात, मतलब अगर मैं आपको बोलूँ शैम्पू, तो आप मेरे को क्या बोलोगे? सर शैम्पू बनाने वाली बहुत सारी कंपनी है, डव है, और कौन से आते हैं, डव है, और क्लिनिक प्लस है, क्लीन एंड क्लियर है, हेड एंड शोल्डर है, पार्क एवेन्यू का आता है, और लोरियल का आता है, बहुत सारे शैम्पू है तो सबका नाम शैम्पू। लेकिन एक बात बताओ, प्रोडक्ट लार्ज नंबर ऑफ सेलर है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर है, लार्ज नंबर ऑफ बायर है, लार्ज नंबर ऑफ बायर है, लेकिन क्या ये सारे गुड्स एक जैसे हैं या होमोजीनियस है? ये प्रोडक्ट है दोस्तों हेट्रोजीनियस, और हेट्रोजीनियस का मतलब होता है वे दोज प्रोडक्ट जिसका होमोजीनियस का मतलब सेम प्रोडक्ट नहीं होते। और यहाँ पे जहां पे देखो लार्ज नंबर ऑफ बायर और लार्ज नंबर ऑफ सेलर प्लस, देखो लार्ज नंबर ऑफ बायर प्लस लार्ज नंबर ऑफ सेलर प्लस होमोजीनियस गुड्स इक्वल टू परफेक्ट कंपटीशन। लेकिन लार्ज नंबर ऑफ बायर प्लस लार्ज नंबर ऑफ सेलर प्लस हेट्रोजीनियस हेट्रोजीनियस गुड्स इक्वल टू क्या बोलते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? यहां पे भी और यहां पे भी दोनों सेम है, लेकिन यहां पे प्राइस टेकर और मेकर, इसमें तो प्राइस टेकर कौन होता है? फर्म, और मेकर इंडस्ट्री। यहां पे प्राइस अपना खुद ही डिसाइड करते हैं, लेकिन इन्फ्लुएंस कहां से होते हैं? इंडस्ट्री से। सुनो, ऊपर वाले में इंडस्ट्री ने जो प्राइस डिसाइड कर दी वो अपने सर्वगुण संपन्न है, लेकिन यहां पे सब अपने अपने प्रोडक्ट है, लक्स है, लाइबो है, और है, ये सारी कंपनियां हैं, साबुन बनाती है, तो ये मार्केट से इन्फ्लुएंस तो होती है, लेकिन मार्केट के अकॉर्डिंग प्राइस एक्सेप्ट करना ये हमारे लाजमी नहीं है। तो मतलब यहां पे मान लो मार्केट डिसाइड नहीं करता, मार्केट में क्या है, लोग कैसे पसंद कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, लेकिन प्राइस पे कंट्रोल हमारा ही रहता है। लेकिन यहां पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता और यहां पे हमारा कंट्रोल रहता है, राइट? अब एक बात बताओ, इसके फीचर्स अगर बात करें, जैसे अच्छा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, या अपन बोल सकते हैं कॉस्मेटिक हो गया, कपड़ों की इंडस्ट्री हो गई, ये परफेक्ट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होते हैं। अब क्वेश्चन आता है इसके सर फीचर्स बताओ। फीचर्स की दोस्तों अगर बात करें तो फीचर्स में एक होता है लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर, लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, एकदम सरल है, फ्री एंट्री और एग्जिट, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कॉमन सेंस वाली बात है, हेट्रोजीनियस, सेलिंग कॉस्ट। अब एक बात बताओ, क्या यहाँ पे होमोजीनियस गुड्स है क्या? नहीं ना, तो यहाँ पे आपको सेलिंग गुड्स भी करनी पड़ेगी, सेलिंग कॉस्ट। जैसे एक शाहरुख खान से दिला रहा है तो एक आलिया भट्ट से दिला रहा है, एक शाहरुख खान से दिला रहा है तो एक रणवीर सिंह से दिला रहा है, एक रणवीर सिंह से दिला रहा है तो दूसरा आमिर खान से दिला रहा है, तो सारों में कॉम्पिटिशन और सेलिंग कॉस्ट लगेगी। और यहाँ पे एकदम परफेक्ट नॉलेज नहीं होती, परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्ट नॉलेज होती है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों परफेक्ट नॉलेज नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे होमोजीनियस है, यहाँ पे हेट्रोजीनियस है। अच्छा यहाँ पे बताओ दोस्तों, प्राइस का कंपटीशन होता है क्या? नहीं। यहाँ पे आप अपने आप को थोड़ा डिफरेंट दिखाना चाहते हो। अरे दोस्तों शैम्पू तो सारे एक से ही है, सारों से बाल झड़ते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ डिफरेंट दिखाओ। यहाँ पे प्राइस इतना मैटर नहीं कर रहा, जितना आप कुछ नया दिखा रहे हो वो मैटर करता है। ओके, और यहाँ पे भी AR और MR गिरता हुआ होता है। क्यों? क्योंकि प्राइस गिरानी पड़ेगी इफ यू वांट टू
टू सेल मोर देन यू हैव टू रिड्यूस योर प्राइस। इसका मतलब AR और MR गिरता है और MR ज्यादा गिरेगा। और सबसे बड़ी बात है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम है। शॉर्ट रन में भी 3 केस हो सकते हैं और लॉन्ग रन में भी दो केस हो सकते हैं, एक सुपर प्रॉफिट एक नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इसलिए हुआ क्योंकि बाहर वाले लोग अट्रैक्ट करेंगे, तो फ्री एंट्री तो है, ध्यान से सुनना, फ्री एंट्री तो है, लेकिन मेरा जैसे सेम प्रोडक्ट थोड़ी बनाएगा। जैसे सपोज करो मैं कोलगेट बनाता हूँ, अब बाहर वाले लोग एंट्री किया तो अट्रैक्ट हुए, उनको लगा कि यार पेस्ट तो बहुत ज्यादा बिक रहा है, तो अट्रैक्ट तो हो गए। लेकिन अट्रैक्ट होने का मतलब ये थोड़ी है कोलगेट जैसा सेम बनाएगा। तो इसका मतलब मैं कोलगेट तो मैं तो कमाऊंगा, तू भी आजा तू भी कमा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में तो क्या था, होमोजीनियस गुड्स था, लेकिन यहाँ पे होमोजीनियस नहीं है, तो फ्री एंट्री है इवन, लेकिन फिर भी मैं अब नॉर्मल प्रॉफिट कमाऊंगा लॉन्ग रन में, लेकिन लॉस नहीं कमाऊंगा। तो दोस्तों ये आपका हो गया, बताओ क्या, ये आपका हो गया मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। नोट्स आपके पास है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों लास्ट आपका जो टॉपिक आ रहा है वो टॉपिक आपके सामने क्या है, ध्यान से सुनना। अगला जो टॉपिक आ रहा है उस टॉपिक का नाम दोस्तों मैं आपको बताऊं, और आपका चैप्टर अंतिम स्थान से ले रहा है। अगला जो टॉपिक है वो है ओलिगोपोली। अब बात आती है सर ओलिगोपोली होता क्या है, जो बात आती है वो आता है ओलिगोपोली। सर हमें बताओ ओलिगोपोली क्या होता है, हमें सर बताओ ओलिगोपोली क्या होता है, हमें बताओ ओलिगोपोली क्या होता है। देखो एक ऐसा मार्केट, ध्यान से सुनते जाना, मेरी बात सुन लो, पूरा मार्केट चैप्टर याद करवाया है मैंने। और अगर लास्ट क्लास का वीडियो, इस क्लास का वीडियो अगर आराम से देख लो ना एक दो बार, तो पूरा मार्केट का एकदम तरीका समझ में आ जाएगा कि कैसे पढ़ना है। बाद में आप चाहे जहाँ से भी पढ़ो, आप जिस तरीके से आपने मैम ने जैसे पढ़ा है उस तरीके से पढ़ सकते हो पैटर्न। लेकिन मेरा मानना ये है कि पहले वीडियो देखो और उसके बाद कंपाइलर या मॉड्यूल से पढ़ लो, राइट। अब सुनो मेरी बात, ओलिगोपोली क्या होता है, एक ऐसा मार्केट, ध्यान से सुनना, एक ऐसा मार्केट जहां पे फ्यू सेलर होते हैं, और पूरे मार्केट की बजा के रखते हैं। फ्यू सेलर के हाथ में मेजर कंट्रोल होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना मेरे बात। कंट्रोल का मतलब ये होता है कि हो सकता है, जैसे सपोज करो 3-4 कस्टमर ऐसे हैं जो पूरे इंडिया में 130 करोड़ में से 110 करोड़ या 100 करोड़ को तो ये 4 सप्लायर है, ये कंप्लीट करते हैं। इसका मतलब मेजर कंट्रोल तो इनके हाथ में है ना। आज अगर हम लोग मेजर कंट्रोल की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि एक ऐसा मार्केट जहां पे फ्यू सेलर है जो पूरे मार्केट की बचा के रखते हैं, जिनके हाथ में पूरा मार्केट का कंट्रोल होता है। इसके अलावा कोई छोटे छोटे इंसान हो भी सकते हैं लेकिन उसका कंट्रोल ही नहीं होता। जैसे सपोज करो कोल्ड ड्रिंक में अगर बात करें दोस्तों, 2-3 कंपनी है जो पूरे इंडिया की बजा रही है। पेप्सी होगी, कोको कोला हो गया, या 1-2 और होगा, बस खत्म बात, पूरे मार्केट की बजा रही है। अब मैं चाहता हूं कि मैं भी विकास ठंडा, मेरा नाम विकास है तो मैं बोल रहा हूं विकास ठंडा लेके आऊंगा, मैं तो लेके तो भले ही आ जाओ, लेकिन क्या कंट्रोल मेरा होगा, क्या मुझे फॉलो किसको करना पड़ेगा, उनको ही। तो इसका मतलब आए या जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो ऐसे बजाते रहेंगे और आज तक बजाते आए और आगे भी बजाते रहेंगे। तो यहाँ पे एक ऐसा मार्केट जहाँ पे फ्यू सप्लायर होते हैं, फ्यू सेलर होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ बायर तो होते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे मार्केट को बोला जाता है ओलिगोपोली। यहाँ पे जो प्रोडक्ट होते हैं एकदम गजब वाले होते हैं, सब्स्टिट्यूट होते हैं। जैसे पेप्सी ले लो, कोको कोला ले लो, पेप्सी ले लो, एक जैसे ही है। तो यहाँ पे कस्टमर कब शिफ्ट हो जाता है पता नहीं चलता। स्लाइस ले लो या माजा ले लो, एक जैसे तो होते हैं। तो कस्टमर कब शिफ्ट हो जाता है पता नहीं चलता। तो यहाँ पे डिमांड कर्व नहीं बनता, यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है कि अपन डिमांड कर्व बना सके। अब क्वेश्चन अगला क्या आता है, अब अगला जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है कि भाई आपने जो बोला वो तो सही है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई साहब यहाँ पे ओलिगोपोली पढ़ लिया, ओलिगोपोली में सर आपने हमें बोला फ्यू सेलर होते हैं। इस फ्यू सेलर का मतलब क्या होता है, नॉर्मली 10, ऐसा कोई स्पेसिफिक है नहीं, लेकिन नॉर्मली 10 तक अगर सेलर है। आज एक बात बताओ, गाड़ियां बनाने वाली कंपनी है उसमें भी अपन ये लगा सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी है उसमें लगा सकते हैं। टेलीकॉम सेक्टर ओलिगोपोली में आता है क्योंकि 4-5 कंपनियां गिन लो, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, दोनों मिक्स हो गई तो वोडाफोन आइडिया 3, BSNL 4, और बताओ बोलो। एयरटेल हो गया, वोडाफोन आइडिया हो गया, BSNL हो गया, जियो हो गया, 4-5 कंपनी तो है। बताओ मेरे को छठी कंपनी, चलो अगर एक आदि और भी होगी बाई चांस तो मेरे को बताओ, 10 से तो कम ही है। तो ऐसे मार्केट को दोस्तों बोला जाता है ओलिगोपोली मार्केट। आ गया। और ओलिगोपोली, टाइप ऑफ ओलिगोपोली क्या होता है, एक होता है परफेक्ट ओलिगोपोली,
एक होता है परफेक्ट ओलिगोपोली, जहां पे होमोजीनियस गुड्स होते हैं। जब तीन चार मान लो सेलर है, वो एक जो एकदम होमोजीनियस का मतलब एकदम सिमिलर गुड्स बेचते हैं, तो ऐसे ऐसे मार्केट को क्या बोलते हैं कि परफेक्ट ओलिगोपोली। और इम्परफेक्ट ओलिगोपोली का मतलब क्या होता है, होते तो फ्यू सेलर है लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है, मतलब हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट जब बेचते हैं तो उसे अपन बोलते हैं इम्परफेक्ट ओलिगोपोली, राइट। 3 नंबर आता है कोलिजिव ओलिगोपोली। कोलिजिव का मतलब क्या होता है कि जब जितने सेलर होते हैं, मान लो 3-4 ही सेलर है, वो थड़ी पे बैठे हैं, वो बोलते हैं यार बजाने वाले तो अपन 4 ही हैं। एक बार जियो, आइडिया, जियो, वोडाफोन और एयरटेल और बीएसएनएल चारों एक जगह पे थड़ी पे बातें कर रहे थे। वो बोलते हैं पांचवा तो कोई खिलाड़ी है नहीं, तो क्यों ना अपन एक दूसरे को कोऑपरेट करके पूरी इंडिया की बजाते हैं। अपन एक दूसरे से लड़ रहे हैं तो इंडिया वाले मजे ले रहे हैं अपने, और उनको डेटा पैक जल्दी सस्ता मिल जाता है, तो एक काम करते हैं चारों मिलके बजाते हैं, तो इसे बोलते हैं कोलिजिव। कोलिजिव का मतलब जब कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे को, तो उससे बोलते हैं कोलिजिव। और नॉन कोलिजिव का मतलब होता है जो आपस में लड़ते भिड़ते हैं, आइडिया वोडाफोन से लड़ता है, वोडाफोन एयरटेल से लड़ता है, एयरटेल उससे लड़ता है, तो उसे बोलते हैं अपन नॉन कोलिजिव। तो एक होता है परफेक्ट, एक होता है इम्परफेक्ट, एक होता है कोलिजिव, एक होता है नॉन कोलिजिव, राइट। अच्छा, एक आपका दोस्तों आता है जब दो ही फर्में होती है, जब दो, थ्योरेटिकल बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल तो बहुत कम होता है ऐसा, जब दो ही फर्में होती है, जो पूरे मार्केट में दो ही फर्में होती है जिनके हाथ में मेजर कंट्रोल होता है, उसे बोलते हैं ड्यूपोली। ड्यूपोली का मतलब दो ही कंपनियां, तो उसे ड्यूपोली बोल सकते हैं। अब इसके फीचर्स बताओ, फ्यू फर्म होती है, ओके। रेस्ट्रिक्शन, एक बात बताओ, कोई बैरियर एंट्री कर सकता है क्या, कर सकता है, लेकिन उसे जीने नहीं देंगे। आज एक बात बताओ, मैं चाहता हूं मैं भी टेलीकॉम सेक्टर में जाऊं, आपको पता नहीं मुकेश अंबानी खड़े खड़े उड़ा देगा मेरे को, मतलब जाने से पहले सोचना पड़ता है क्योंकि हाथियों से लड़ना पड़ेगा। जियो अगर आया मार्केट में, एयरटेल देखो, जियो आने से पहले एयरटेल था, लेकिन जियो जब आया ना तो पैसों के दम पे आया। उसे पता है कि एयरटेल वाले कभी भी मेरे को उड़ा देंगे, लेकिन मुकेश अंबानी बोलता है पैसों की कोई कमी नहीं है, तो ऐसे बजाऊंगा ना इनकी जो देखते जाएंगे ही। लेकिन अपने पास तो पैसा ही नहीं, तो सोचना पड़ता है, बैरियर है एक प्रकार से। और उसके बाद डिसीजन मेकिंग, इंटरडिपेंडेंस, मतलब जियो का डिसीजन इस बात पे डिपेंड करता है एयरटेल क्या कर रहा है, एयरटेल का डिसीजन इस बात पे डिपेंड करता है कि जियो क्या कर रहा है। एक कंपनी का डिसीजन दूसरी कंपनी के डिसीजन पे मैटर करता है। और यहाँ पे प्राइस रेजिडिटी का मतलब एक ही प्राइस लॉन्ग समय तक चलती रहती है। जैसे आज एक बात बताओ, कोल्ड ड्रिंक पहले भी 10-12 रुपए में आती थी, आज भी 10-12 रुपए में आ रही है, 1-2 रुपए बढ़ रहे हैं, वो महंगाई के कारण बढ़ रहे हैं, वो कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये आपका दोस्तों पॉइंट हो गया। यहाँ पे डिमांड कर्व को डिटर्मिनेंट नहीं कर सकते। और एक आपका टॉपिक आता है कार्टेल। कार्टेल का मतलब होता है दोस्तों, जब जब एक से ज्यादा ओलिगोपोली फर्म होती है, जब वो ग्रुप बना के बजाती है, जैसे कोलिजिव था ना, तो वो उससे बोलते हैं कार्टेल। दोस्तों ये आपका चैप्टर हो गया। होप सो मैंने पूरी उम्मीद की है कि ये चैप्टर मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊं, और मैं उसमें सक्सेसफुल भी रहा हूं कि मैंने आपको वो चैप्टर पूरा अच्छे से पढ़ा दिया है। तो ये चैप्टर होता है आपका खत्म, एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जाते हैं, और वो चैप्टर है आपका मनी एंड बैंकिंग। वो चैप्टर है मनी एंड बैंकिंग। ठीक है, 2 मिनट रेस्ट करो, अपन टॉपिक चालू करते हैं मनी एंड बैंकिंग। ये भी मैं आपके दिमाग पे डाल कर रहूंगा, ओके राइट। ओके राइट, चले सुनो, मनी एंड बैंकिंग क्या होता है दोस्तों। मनी एंड बैंकिंग का मतलब होता है, इकोनॉमिक्स तो हमारी खत्म हो गई है। इकोनॉमिक्स में पहला चैप्टर था नेचर एंड सिग्निफिकेंस, नंबर 2 था डिमांड सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इक्विलिब्रियम, यूटिलिटी, मार्केट, कॉस्ट, प्रोडक्शन। बहुत सारे चैप्टर्स मैंने आपको पढ़ाए हैं दोस्तों, और कोशिश की है कि सारों को समरी बना के मैं आपको दे सकूं। और डाउट, आपने डाउट क्लास आज ली थी, डाउट आपके थे नहीं, तो मुझे अच्छा लगा कि मैंने आपको अच्छा पढ़ाया। और इसके बाद भी आपके डाउट आता है तो डाउट का आपका हमेशा वेलकम है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक नया चैप्टर चालू करते हैं जिसका नाम है मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग, क्या बोला, मनी एंड बैंकिंग, सुनो। ओके,
तो चैप्टर का नाम है मनी एंड बैंकिंग। दोस्तों कभी कभी ये चैप्टर इतनी गजब की बजाता है ना जिसका कोई हिसाब नहीं है। मतलब सर बजाने का मतलब ये है कि कभी कभी ये 10 से 15 नंबर का तो नहीं, मतलब कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन इसमें से आ रखे हैं। 10 क्वेश्चन तक इसमें से आ रखे हैं, मतलब 20 नंबर तो इसी में से आते हैं। और कुछ क्वेश्चन मनी एंड बैंकिंग के इतने सरल होते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मनी एंड बैंकिंग चैप्टर को बहुत अच्छे से समझा सकूं और आपकी पूरी मेहरबानी मेरे पे रहेगी। रुको मेरे सबसे पहले मनी एंड बैंकिंग में मैं पहले बैंकिंग टॉपिक को पहले ले रहा हूँ। मनी को हम बाद में लेंगे और बैंकिंग को हम लोग पहले ले लेते हैं। आज की क्लास में हम बैंकिंग ले लेते हैं और अगली क्लास में हम लोग मनी ले लेंगे। तो ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, एक दो वीडियो हमारे इसमें लगेंगे, लेकिन होप सो पूरी उम्मीद है कि आप आराम से उसको कंप्लीट कर लोगे। राइट एवरीबॉडी, अब सुनो मेरी बात। सेंट्रल बैंक, आपको पता है हर एक देश में एक अपेक्स बैंक होती है जो पूरे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करती है। जो बोल रहा हूं ना ध्यान से सुनना, अभी इंडिया के बारे में नहीं पढ़ा रहा हूं। सेंट्रल बैंक का मतलब होता है एक ऐसी बैंक जो सारी बैंकों को रेगुलेट करती है, उसे अपन बोलते हैं सेंट्रल बैंक। हर एक कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होती है। जैसे हर कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होती है, वैसे ही हमारे इंडिया में भी एक सेंट्रल बैंक है जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल बैंक सब जगह होती है, लेकिन हमारे इंडिया में सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? हमारे इंडिया में सेंट्रल बैंक का नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या है हमारे इंडिया में? आरबीआई, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। राइट, अब सुनो, सेंट्रल बैंक कब एग्जिस्टेंस में, आरबीआई की बात नहीं कर रहा, ध्यान रखना दो टॉपिक है। मैं जब सेंट्रल बैंक की बात करूंगा तो अभी पूरे ओवरऑल सेंट्रल बैंक की बात कर रहा हूं, फिर इंडिया के बारे में बात करेंगे। सेंट्रल बैंक एग्जिस्टेंस में कब आई? 20th सेंचुरी में आई। ऑफिशियल लेजिस्लेशन मतलब कानून की नजरों से ऑफिशियल तरीके से 20वीं सेंचुरी में सेंट्रल बैंक एग्जिस्टेंस में आई। सेंट्रल बैंक इज एन अपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ ए कंट्री। एक कंट्री में ये एक अपेक्स इंस्टीट्यूट होता है सेंट्रल बैंक फॉर, बताओ इसका टारगेट क्या होता है? मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम को चलाना। हर एक देश में मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम को चलाने के लिए, रेगुलेट करने के लिए एक अपेक्स इंस्टीट्यूट होता है। उस इंस्टीट्यूट को बोला जाता है क्या बोलते हैं? बताओ सेंट्रल बैंक। और जो 20वीं सेंचुरी के एग्जिस्टेंस में अर्ली में आई। उसके बाद यहां पे अपन एक याद कर सकते हैं कि ओके, उसके बाद आपका आया कि फुल फ्लेज्ड में काम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से 1920 में ब्रुसेल्स में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई। ध्यान से सुनना, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस हुई। वो कहां पे हुई? 1920 में इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस हुई। कहां पे? ब्रुसेल्स में, 1920 में। वहां पे वो फुल फ्लेज्ड काम करने के हिसाब से आई। हर एक कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होती है, और वैसे ही हमारे इंडिया में भी एक सेंट्रल बैंक है जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो एग्जिस्टेंस में आई 1935 में। तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछा, 20वीं सेंचुरी में फुल फ्लेज्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई। वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 1920 में हुई थी, और 1920 में हुई थी, और कहाँ पे हुई थी? ब्रुसेल्स में, जहाँ पे फुल फ्लेज्ड के हिसाब से हर एक कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होती है। और वैसे ही हमारे इंडिया में एक सेंट्रल बैंक है जिसका नाम है आरबीआई, जो 1935 में एग्जिस्टेंस में आई। एक सेंट्रल बैंक क्या होती है? एक कंट्री की रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है। मेरी बात ध्यान से सुन लो, एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। अब बात आती है हमें सेंट्रल बैंक से, बाकी देशों की सेंट्रल बैंक से क्या लेना देना है? हमें तो अपनी इंडिया की सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ रहा है। इंडिया की सेंट्रल बैंक बताओ क्या होती है? आरबीआई। इंडिया की जो सेंट्रल बैंक होती है उसे बोला जाता है आरबीआई। दोस्तों आरबीआई की अगर बात करें, अगर हम आरबीआई की बात करें, अभी अपन को बोर्ड चाहिए ही नहीं, अभी अपन को बोर्ड नहीं चाहिए, अभी तो मैं ऐसे याद करवा दूंगा, ठीक है। अगर हम लोगों को आरबीआई के बारे में बात करें तो आरबीआई एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। ध्यान से सुनते रहना, 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई का क्या हुआ था? एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और कौन से एक्ट से आई? 1934 एक्ट में आई। और एक्ट में पहले एक्ट बनता है फिर एस्टेब्लिशमेंट होता है, तो हमेशा ध्यान रखना 1935 में अगर आई तो 1934 एक्ट है। 1 अप्रैल, नए साल से, नया साल 1 अप्रैल होता है, फाइनेंशियल ईयर, तो 1 अप्रैल
1935 में ये एग्जिस्टेंस में आई, एस्टेब्लिश हुआ। स्टार्टिंग इसकी पेडअप कैपिटल 5 करोड़ रुपए थी और ये नेशनलाइजेशन कब हुई थी? 1 जनवरी 1949, कैलेंडर ईयर 1949। फिर इसका उसके बाद इसके एग्जीक्यूटिव हेड को, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आरबीआई के जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है ना, उसे क्या बोला जाता है? गवर्नर बोलते हैं। एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ आरबीआई या सेंट्रल बैंक इज कॉल्ड गवर्नर। उसके बाद इसका हेड ऑफिस मुंबई नरीमन पॉइंट में है और इसकी कंट्री, पूरी कंट्री में 22 ऑफिसेज है, 22 अक्रॉस द कंट्री, पूरी कंट्री में 22 इसकी ब्रांचेज है, राइट। तो मैं आप इससे वापस पूछ रहा हूँ, 1 अप्रैल 1935 में आई, 1934 के। स्टार्टिंग पेड अप कैपिटल 5 करोड़, इसका हेड ऑफिस मुंबई और इसके गवर्नर हेड को क्या बोलते हैं? गवर्नर बोलते हैं। और नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 में। और ये उसके 22 ब्रांचें हैं और मुंबई नरीमन पॉइंट में इसका हेड ऑफिस है, राइट एवरीबॉडी। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो भाई, बने रहिए मेरे साथ। अब बात आती है कि जैसे हमारे देश में सेंट्रल बैंक को बोला जाता है आरबीआई, तो कुछ सर और बाहर वाले देशों में सेंट्रल बैंक को क्या बोला जाता है? दोस्तों, सिलेबस के हिसाब से 3 चीजों को शामिल किया गया है। जैसे इंडिया में आरबीआई बोला जाता है, यूएसए में फेडरल रिजर्व बोला जाता है। इंडिया में आरबीआई बोला जाता है तो यूएसए में फेडरल रिजर्व बोला जाता है और यूरोप में यूरोपियन सेंट्रल बैंक बोला जाता है। और चाइना अभी तो चाइना का तो नाम है, मतलब चाइना का क्या बोला जाता है? पीपल बैंक ऑफ चाइना। तो वापस बोल रहा हूँ, इंडिया में क्या बोला जाता है? आरबीआई, बताने की जरूरत नहीं है। चाइना का मतलब पीपल बैंक ऑफ चाइना, यूरोप में यूरोपियन सेंट्रल बैंक, ये अपने आप याद रह जाएगा। यूएसए का थोड़ा सा याद रख लेना, जिसका नाम है फेडरल रिजर्व है। अब बात आती है सर क्या हमें और भी याद करना है? बस इतने से हो जाएगा, इतने से हो जाएगा दोस्तों, आपको और ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ सिलेबस में बोल रहा हूँ, इससे बाहर आना नहीं चाहिए। अब बात आती है कि सर एक बात बताओ, आरबीआई आपने हमें समझा दिया, हिस्ट्री पे आपने प्रकाश दे दिया, और सेंट्रल बैंक के दूसरी कंट्री में क्या क्या नाम है उसके बारे में भी आपने हमें बता दिया। अब आप हमें एक काम करो, ये एक बात बताओ, आरबीआई के फंक्शन क्या क्या होते हैं? आप हमें बताओ। आज आपको बताना पड़ेगा सर आरबीआई के फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों 2 प्रकार के फंक्शन होते हैं, एक होता है लीडिंग फंक्शन, वापस बोल रहा हूं, एक होता है दोस्तों लीडिंग फंक्शन और एक होता है अदर फंक्शन। लीडिंग का मतलब मेन काम क्या होता है और एक होता है अदर फंक्शन। जब लीडिंग फंक्शन की बात आती है सर, तो इसका मतलब होता है सबसे पहले नोट इश्यू कौन करता है? आरबीआई, तो इश्यूइंग ऑफ नोट। फिर बैंकों का बैंक है, बैंकों का बाप है नहीं है, तो बैंकों का बैंक हो क्या? तो बैंकर्स बैंक। पहला आता है इश्यू ऑफ नोट्स, नंबर 2 बैंकर्स बैंक, नंबर 3 दोस्तों बैंकर्स बैंक में 3 पॉइंट अंदर समझना जरूरी है। बैंकर्स बैंक में आपको यू हैव टू लर्न 3 पॉइंट्स अंडर बैंकों का बैंक। नंबर 1, ये बैंकों का रिजर्व है कौन रखता है? कौन रखता है? आरबीआई। तो ये कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व ऑफ बैंक, कॉमर्शियल बैंक। अच्छा, सेंट्रल बैंक के नीचे जो भी बैंकें होती है उन्हें बोला जाता है कॉमर्शियल बैंक, जो अगला टॉपिक है अपना। तो पहले सेंट्रल बैंक, अगर आप मेरी बात सुन लो दोस्तों, ये चैप्टर इस तरीके से ग्रिप बना के दूंगा ना मैं आपको, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा अनोखा मतलब एग्जाम में आता भी है और आपको आना भी चाहिए, राइट। तो पहला आता है इश्यू नोट इश्यू करना बैंकों का बैंक। बैंकों का बैंक में कस्टोडियन, रिजर्व को कस्टोडियन कौन करता है? आरबीआई। उसके बाद लास्ट रिजोर्ट ऑफ लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट, मतलब दोस्तों जब बैंकों को कोई भी पैसा देता नहीं है और सारे लोग बैंक को पैसा देने से मना कर देते हैं, तो आरबीआई ये लास्ट रिजोर्ट का मतलब होता है जब सारे लोग पैसा देने से मना कर देते हैं तो लास्ट झोली इसके आगे फैला सकती है कॉमर्शियल बैंक। उसके बाद क्लियरिंग एजेंट, आपने दोस्तों देखा होगा आजकल तो गूगल पे का जमाना आ गया, आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया, लेकिन एक बात बताओ, क्लियरिंग एजेंट जैसे सपोज करो एक जमाना है था, आज भी थोड़ा बहुत यूज करते हैं, जैसे चेक आपने कट करके दिया, जैसे मान लो मैंने आपको चेक दिया 50 लाख रुपए का, अब मेरा बैंक है आईसीआईसीआई में, मेरा बैंक अकाउंट आईसीआईसीआई में और आपका अकाउंट है एचडीएफसी में, तो जब मैं चेक दूंगा तो आपको चेक दूंगा तो आपका पैसा कहाँ पे जमा होना चाहिए? एचडीएफसी में। तो आप वो चेक ड्रॉप करके आओगे बैंक में और बैंक बोलता है 2 दिन क्लियर होने में लगेंगे। तो क्लियर का मतलब क्या होता है कि एक अकाउंट से पैसा निकल के आपके अकाउंट में पैसा जाएगा तो क्लियर होगा। तो आरबीआई एक बीच में बैठी रहती है, वो पहले नोट चेक करती है चेक सही है या नहीं है, फिर यहाँ से क्लियर, जब तक ये क्लियर नहीं करेगी ना तो यहाँ से पैसा यहाँ नहीं आएगा। तो ये एक एजेंट के रूप में काम करता है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी के चक्कर में इतना फास्ट प्रोसेस होती है हमें पता ही नहीं चलता, तो ये क्लियरिंग एजेंट के रूप में काम करता है, राइट। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई लीडिंग फंक्शन कौन कौन से है? नंबर 1 है ये क्या है? इश्यू, नोट इश्यू करने का काम इसका है। अच्छा, 1 रुपए का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट है, वो इशू करती है और बाकी सारे के सारे ये है। उसके बाद क्वेश्चन आता है बैंक
बैंकों का बैंक है। बैंकों का बैंक में तीन आते हैं, एक होता है कैश रिजर्व कस्टोडियन रखना, लास्ट रिजोर्ट ऑफ लेंडर है, उसके बाद आपका क्लियरिंग एजेंट है, फिर अगला आता है ये बैंक गवर्नमेंट का बैंक है। एक बात बताओ, गवर्नमेंट पैसा कहाँ रखती है? गवर्नमेंट के भी तो बहुत सारे होते हैं, आज टैक्स पे करना है और पे करना है, तो उसके चक्कर में गवर्नमेंट के लिए भी ये बैंक है। तो गवर्नमेंट को भी बैंकिंग सुविधा देनी है तो आरबीआई उनको बैंकिंग सुविधा देती है। तो ये गवर्नमेंट का भी बैंक है, ये बैंकों का भी बैंक है। उसके बाद 4 नंबर है, एक बात बताओ दोस्तों, विदेशों से जब व्यापार करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज आता है, रुपी, डॉलर वगैरह आते हैं, यूरो, पाउंड वगैरह आते हैं। तो ये जो डॉलर वगैरह आते हैं उनको कौन संभालता है? उनको संभालता है आरबीआई। तो कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज वो। अब एक बात बताओ, जो फॉरेन एक्सचेंज उन्हीं के पास पड़ा रहता है आरबीआई, तो मैनेजमेंट भी बताओ कौन करेगा? आरबीआई। मैनेजमेंट कौन करेगा? आरबीआई। तो क्वेश्चन ये आता है, सबसे पहले नोट इशू करता है, ये बैंकों का बैंक है, ये गवर्नमेंट का बैंक है, और ये क्या करता है? फॉरेन एक्सचेंज को कस्टोडियन रखता है और फॉरेन एक्सचेंज को मैनेजमेंट करता है। और उसके बाद क्रेडिट कंट्रोल, पूरे इंडिया में, पूरे देश में डिमांड और सप्लाई को कंट्रोल करने का काम भी बताओ किसका है? आरबीआई का। आराम से सुनो, मेरी बात अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद आता है सर इसके कुछ अदर फंक्शन भी होते हैं क्या? यस, इसके अदर फंक्शन में दोस्तों सबसे पहले आता है कि डेटा कलेक्शन। एक बात बताओ, अगर कोई बैंकों के डेटा चाहिए तो आप आरबीआई की साइट पे जाओ, आपको बैंकों के डेटा मिल जाएंगे। तो कलेक्शन डेटा अगर कलेक्ट करना है तो वो हमें प्रोवाइड करवा देता है। नंबर 2, ये डेवलपिंग कंट्री की हेल्प करता है। जैसे सपोज करो हमारी इंडिया की सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई। और क्या बोलते हैं उसको, यूरोप की कौन सी है? यूरोपियन बैंक, यूरोपियन सेंट्रल बैंक। अब यूरोपियन सेंट्रल बैंक बोलता है कि यार पैसा चाहिए, तो हमारी इंडिया अगर हेल्प करती है तो डेवलपिंग कंट्री की हेल्प करना भी एक प्रकार से इसका काम होता है। तो ये दोस्तों हो गया आरबीआई, राइट। तो आरबीआई आज हम लोगों ने पढ़ा, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि भाई साहब आरबीआई क्या होता है। सबसे पहले 20वीं सेंचुरी में आया, फिर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई ब्रुसेल्स में, वहाँ पे हुआ। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है कि जब ये सभा हुई तो ऐसी सिचुएशन में अपना आया कि भाई साहब इंडिया में कब आया? 1 अप्रैल 1935 में। नेशनलाइजेशन कब हुआ? 1949 में। 5 करोड़ की पेडअप कैपिटल थी और हेड ऑफिस कहाँ है? मुंबई में। गवर्नर बोलते हैं हेड को। उसके बाद आपका आता है 22 ब्रांचेज है। उसके बाद नरीमन पॉइंट में इसका हेड ऑफिस है मुंबई। और उसके बाद आपका क्या दे रखा है कि भाई इसके काम क्या होता है? एक होता है लीडिंग फंक्शन, एक होता है लीडिंग फंक्शन, एक होता है लीडिंग फंक्शन, और एक होता है आपका, एक तो होता है दोस्तों लीडिंग फंक्शन, और एक आपका होता है लीडिंग फंक्शन, और एक आपका होता है कि अदर फंक्शन। तो यहां तक दोस्तों मेरे हिसाब से टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो दोस्तों आता है वो है कॉमर्शियल बैंक। बात आती है सर कॉमर्शियल बैंक के बारे में को थोड़ा प्रकाश डालो। मैंने बोला अभी डालते हैं। कॉमर्शियल बैंक की अगर बात करें दोस्तों, तो कॉमर्शियल बैंक का मतलब होता है, देखो इधर है सेंट्रल बैंक और इधर है कस्टमर। सेंट्रल बैंक तो सब जगह जाएगी नहीं, तो सेंट्रल बैंक और कस्टमर्स मार्केट के बीच में एक कड़ी होती है जिसका नाम होता है सेंट्रल कॉमर्शियल बैंक। तो कॉमर्शियल बैंक क्या होता है? बैंक दैट प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस। वो बैंक किनको? लोगों को। इट्स कॉल्ड कॉमर्शियल बैंक। वो बैंक जो कस्टमर तक मिलती है। क्या सेंट्रल बैंक आती है क्या कस्टमर से मिलने के लिए? बैंकें आती है। तो जो बैंक फाइनेंशियल असिस्टेंस की सुविधा प्रोवाइड करती है, जो बैंक फाइनेंशियल सुविधा प्रोवाइड करती है किसको? कॉमर्स पीपल को, तो ऐसे बैंक को बोला जाता है कॉमर्शियल बैंक। अब बात आता है सर और ओवर द ईयर दे हैव प्रोवाइडेड। एक बात बताओ, पहले क्या होता था कि वो आपको खाली पैसों के संबंध में देती थी, आजकल बहुत सारी सुविधाएं कॉमर्शियल बैंक देने लग गई है। अब बात आती है सर इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। में इंपॉर्टेंट है सारी चीजें दोस्तों, अच्छे से 1-2 बार ये वीडियो सुन लेना, आप टॉपिक तैयार है। बात आती है कि सर एक बात बताओ, कॉमर्शियल बैंक के फंक्शन बताओ हमें। आज तो सर बता ही डालो, मैंने बोला आज तो मैं बता के दूंगा। बात आती है सर प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। 2 प्रकार के फंक्शन होते हैं, एक होता है प्राइमरी फंक्शन, एक होता है सेकेंडरी फंक्शन। यहां से एक क्वेश्चन तो देते ही देते हैं ये, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। अब बात आती है प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। प्राइमरी मतलब होता है मेन काम। मेन काम का मतलब होता है रुपए लेना रुपए देना। जिनके पास पैसे हैं उनसे तो ले लो डिपॉजिट के रूप में, और दे दो मतलब लेंडिंग। लेंडिंग मतलब उधार दे दो। तो डिपॉजिट करना, एक्सेप्ट द डिपॉजिट और लेंडिंग द फंड। एक्सेप्ट द डिपॉजिट, लेंडिंग द फंड। एक्सेप्ट द डिपॉजिट, लेंडिंग द फंड। एक्सेप्ट द डिपॉजिट, लेंडिंग द फंड। अब बात आती है दोस्तों, जब एक्सेप्ट करते हो तो 3 तरीके से आप रुपए एक्सेप्ट कर सकते हो। या तो कोई लोग आपके सेविंग अकाउंट खुलवा के आपके पैसे जमा करवाते हैं, जिसे बोलते हैं सेविंग डिपॉजिट। नंबर 2 दोस्तों होता है फिक्स डिपॉजिट। नंबर 1 होता है सेविंग डिपॉजिट, नंबर 2 होता है फिक्स डिपॉजिट। नंबर 1 होता है सेविंग डिपॉजिट, नंबर 2 होता है फिक्स डिपॉजिट।
फिक्स डिपॉजिट मतलब एफडी करवा दो, सुना है एफडी? एफडी का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट, एक समय के बाद। एक होता है करंट डिपॉजिट, जितने भी बिजनेसमैन होते हैं उनका जो पैसा होता है वो करंट अकाउंट में रहता है। आपको पता है करंट अकाउंट बिजनेस के लिए रुपए आना जाना जहां पे और सबसे बड़ी बात आपको पता है करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में एक डिफरेंस होता है। करंट अकाउंट में आपको कोई ब्याज नहीं मिलता, लेकिन सेविंग अकाउंट में आपको ब्याज मिलता है। तो याद ध्यान से सुनो, 3 रूप से आप पैसा ले सकते हो, सेविंग डिपॉजिट, करंट अकाउंट और एफडी करवा लो। तो इसलिए बैंक आपको जानबूझ के बोलती है कि सर आपके पास पैसा पड़ा है एफडी करवा लो, क्योंकि एफडी करवाने का मतलब वो पैसा बंद गया, अब बैंक उसको फुल यूज कर सकती है, इसीलिए वो एफडी करवाने का बोलती है। दूसरी सिचुएशन आती है कि रुपए जब आ गए तो बैंकों का काम होता है लेंडिंग द फंड। लेंडिंग द फंड आप 3 रूप से लोन रुपए दे सकते हो। एक तो होता है लोन दे दो, लोन का मतलब होता है कोई होम लोन दे दिया, एजुकेशन लोन दे दिया, कार लोन दे दिया, 2 व्हीलर लोन दे दिया, बहुत सारे लोन होता है, पर्सनल लोन दे दिया, ये हो गया। एक होता है कैश क्रेडिट, जिसको दोस्तों शॉर्ट में बोला जाता है सीसी, सी फॉर केस और क्रेडिट मतलब सी। तो यहाँ पे जो केस क्रेडिट होता है ना दोस्तों, ये केस क्रेडिट आपको ये बोलता है, ध्यान से सुनना, केस क्रेडिट जो होता है यहाँ पे ये बोला जाता है, यहाँ पे ये बोला जाता है, यहाँ पे ये बोला जाता है कि केस क्रेडिट दे दो। अब बात आती है सर केस क्रेडिट होता क्या, पहले हमें ये तो प्रकाश डालो कि केस क्रेडिट होता क्या है, फिर हम बोलेंगे कि भाई अपन को समझ में आया नहीं आया। तो दोस्तों केस क्रेडिट होता है जब बैंक बिजनेसमैन को बैलेंस शीट के बेसिस पे लोन देती है, करंट एसेट्स के बेसिस पे लोन देती है। जैसे डेटर्स क्या है, स्टॉक क्या है, जैसे मान लो मेरे पास डेटर्स है 50 करोड़ का और स्टॉक है 70 करोड़ का, तो 50 प्लस 70 कितने हुए, 120 करोड़। और क्रेडिटर है मेरे 20 करोड़ के, तो 120 में से क्रेडिटर गया मतलब वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो करंट एसेट्स 120 करोड़, करंट लाइबिलिटीज 20 करोड़, तो नेट कितना बचा, 100 करोड़। 100 करोड़ का बैंक बोलती है हम आपको 75% तक लोन दे देंगे, मतलब 100 करोड़ का 75% हो गया 75 लैक्स। तो इसे अपन बोलते हैं केस क्रेडिट, उससे अपन बोलते हैं दोस्तों केस क्रेडिट, सीसी लिमिट। और एक होता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं ओडी। ओडी क्या होता है दोस्तों, ओडी क्या होता है कि जब आप, एक बात बताओ, आपका तो बिजनेस नया नहीं है, तो बताओ कहां से लेके आओगे बैलेंस शीट, कहां से लेके आओगे डेटर, कहां से लेके आओगे स्टॉक। तो आपको बैंक हमेशा एक लोन देती है जिसका नाम है ओवरड्राफ्ट। लेकिन ओवरड्राफ्ट बैंक जब देती है ना, तो उसके लिए आपको संपत्ति रखनी पड़ती है, संपत्ति रखनी पड़ती है। जब आप एसेट्स रखते हो और उसके बदले में कुछ लेते हो, गिरवी रखना पड़ता है, तब बैंक आपको उसका 70-80% तक कंपनी बैंक दे सकती है ऑन द बेसिस ऑफ योर वर्थनेस, राइट। तो यहाँ पे वापस बोल रहा हूँ, प्राइमरी फंक्शन बताओ 2 प्रकार के, और एक होता है एक्सेप्ट करो डिपॉजिट, एक होता है लेंडिंग करो। एक्सेप्ट लेंडिंग, एक्सेप्ट लेंडिंग, और यहाँ पे लेंडिंग, एक्सेप्ट और लेंडिंग हो गया। और यहाँ पे एक्सेप्ट में 3 प्रकार के, सेविंग, करंट और फिक्स, और लोन में लोन देना और केस क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। फिर दोस्तों आगे की क्लास को अपन कंटिन्यू करेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।